दिसंबर 2023 के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6 महीने तक शांत हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। उद्धव ठाकरे पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, उद्धव जी पूरे मुंबई में घूम रहे हैं, धारावी रीडेवलपमेंट के ऊपर एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। धारावी खुद जाके क्या बोले मैंने ध्यान नहीं दिया उसका, उनके उम्मीदवार ने कितना बोला होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन खुद उद्धव ठाकरे दिसंबर 2023 से लेके जून 2024 तक शांत हैं, इस पूरे विषय पे चुप हैं। आज जुलाई महीने में फिर से धारावी उनको याद आती है और अदानी याद आते हैं। क्यों? क्योंकि 3 महीने बाद असेंबली का इलेक्शन, महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव, तो तब लोकसभा का चुनाव था, आपने अदानी के खिलाफ एक जोरदार स्टैंड लिया, पता नहीं क्या डील की। अब विधानसभा चुनाव है, फिर आपको चंदा चाहिए, फिर आप शोर मचा रहे हैं। तो मैं धारावी के नागरिकों को आगाह करना चाहूंगा, वो आपके लिए नहीं अदानी के खिलाफ बोल रहे हैं, वो अपनी पार्टी के लिए चंदा वसूलने के लिए ठीक चुनाव के समय धारावी को मुद्दा बनाकर लोगों के सामने आ जाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले आए, चंदा लिया। मैं चैलेंज कर रहा हूं, उद्धव जी ठाकरे बाला साहब जी की कसम खा के कहें, बाला साहब जी की शपथ लेके कहें कि उन्होंने अदानी से एक भी पैसा चंदा कभी नहीं लिया। शपथ लेके कहें कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी एक पैसा चंदा नहीं लेंगे। तो ये सिर्फ चुनाव में चंदा वसूलने के लिए धारावी के डेवलपमेंट के खिलाफ एक स्टैंड लेने वाली बात हो रही है। परसों के एक बयान में उन्होंने बहुत ही फैक्चुअली रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी है कि अदानी ला अजुन 500 एकड़ जमीन पाइए, ऐसा कुछ बोला ना, 500-550 एकड़ और जमीन चाहिए। अदानी को नहीं चाहिए, अदानी ग्रुप को जमीन नहीं चाहिए। वो जमीन काहे के लिए है? जो धारावी के अपात्र रहिवासी हैं, 60,000 पात्र हैं वहां पे, 60,000 घर पात्र हैं। अगर मुख्यमंत्री जी का जो अनाउंसमेंट है परसों विधानसभा में कि 1+1 यानी पहला माला भी हमें रेगुलर करना, तो मतलब 60,000 और ले लीजिए तो 1,20,000 घर रेगुलराइज होंगे जिनको वहां पर घर देना धारावी में। अगर 1+3 बना हुआ है धारावी में, एवरेज 1+3 1+4 ही है वहां पे, तो अगर 2 माला और है तो 1,20,000 और घरों को रिहैब करना है, परिवारों को रिहैब करना है। यानी 1,20,000 और घर बनाना, और उसके लिए जो जमीन होगी वो अदानी ग्रुप के मालिकी का जमीन नहीं होगी, वो जमीन महाराष्ट्र सरकार की होगी, एसआरए की होगी या कलेक्टर लैंड होगी, और वो जमीन हमारी होगी। उसके ऊपर घर बनाने की जिम्मेदारी अदानी ग्रुप की है। मतलब उनको जमीन नहीं चाहिए, वो जमीन चाहिए जहां उनको घर बना के जो अपात्र लोग हैं उनको रिहैब किया जा सके। तो आज जो 500 एकड़ जमीन की बात हो रही है उसका विरोध करके धारावी के जो अपात्र लोग हैं उनके रिहेबिलिटेशन का विरोध कर रहे हैं, उनके पुनर्वसन का विरोध कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। तो मैंने जैसा प्रारंभ में कहा था, हम धारावी के डेवलपमेंट के पक्ष में खड़े, पूरा मुंबई, पूरा हिंदुस्तान चाहता है, पूरा धारावी चाहता है, लेकिन धारावी के एक एक व्यक्ति को, एक एक रहवासी को घर मिले रीडेवलपमेंट के बाद, ऐसी हमारी इच्छा। और अगर उसके घर मिलने में कोई अड़चन आएगी तो उस अड़चन के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा ये हमारी भूमिका है। हिंदी में चल जाएगा, चलें? धारावीचा जो रिडेव्हलपमेंटचा प्लॅन आहे, प्रोजेक्ट आहे, त्याच्या विरोधात उद्धव ठाकरेंनी पुनः आवाज उठवलेला आहे। 6 महिन्या गप बसल्यानंतर 2-3 दिवसापूर्वी त्यांनी पुन्हा एकदा धारावीचा रिडेव्हलपमेंट होऊ देणार नाही असा त्यांनी घोषणा केलेली आहे। आमच्या मनात 3 प्रश्न आहे याबद्दल। पहिला, जानेवारी 2019 मध्ये जेव्हा धारावी रिडेव्हलपमेंटचा पहिला टेंडर फ्लोट झाला होता आणि त्याच्यामध्ये
सेकलिंग टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन नामच्या एक प्रायव्हेट रिअल एस्टेट डेव्हलपमेंट कंपनीला टेंडर मिळाला होता. त्यांनी अदानीला पराभूत केला होता बिडिंग प्रोसेसमध्ये. तो जो टेंडर होता उद्धव ठाकरेजी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी का कॅन्सल केला, का रद्द केला, हा आमचा पहिला प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न आहे की ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2022 मध्ये जेव्हा धारावी रिडेव्हलपमेंटची नवीन टेंडर टेंडर फ्लोट झाली, तो टेंडर डॉक्युमेंट ऍक्च्युअली उद्धव ठाकरेची गव्हर्नमेंटने बनवला होता. म्हणजे शिंदे आणि फडणवीसजीची जो सरकार होती त्यांनी जो टेंडर फ्लोट केला त्याचे सर्व अटी आणि शर्त उद्धव ठाकरेची सरकारने टाकली होती आणि त्यांचाच डॉक्युमेंट होता ज्याला रिलीज केला शिंदे आणि फडणवीस सरकारने. आणि तो डॉक्युमेंट इकडे आमच्याकडे आहे, एक्झॅक्टली तोच डॉक्युमेंट आहे. आणि तिसरा जो सवाल आहे टायमिंगचा, तुम्ही 2023 डिसेंबर महिन्यामध्ये जोरदार विरोध करता, जोरदार हल्ला करता अदानी ग्रुपवर आणि धारावीची लूट झालेली आहे, धारावीच्या रिडेव्हलपमेंट होऊ देणार नाही, कारण 2-3 महिन्यानंतर लोकसभा निवडणुकी होतात. तो लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तुम्ही धारावीचा पहिला विरोध केला, आता विधानसभाच्या निवडणुकी येत आहे त्याच्या तोंडावर तुम्ही आता दुसऱ्यांदा विरोध करत आहात. म्हणजे तुम्हाला धारावीचे लोकांच्या नावाने फक्त विरोध करून अदानीकडून चंदे पाहिजे, पैसे पाहिजे, हाच तुमचा हेतू आहे असा आम्हाला वाटतो, असा आमच्या मनात प्रश्न आहे. जेव्हा लोकांच्या रिडेव्हलपमेंट, लोकांच्या घराचा प्रश्न असतो तेव्हा स्वतःचा जो स्वार्थ आहे त्याला बाजू ठेवायला पाहिजे. पण उद्धव ठाकरे फक्त स्वतःच्या स्वार्थासाठी आणि पक्षासाठी चंदा उगवण्यासाठी फक्त हा पर्पस घेऊन ते धारावीच्या रिडेव्हलपमेंटचा विरोध करत आहेत. आमचा याचा विरोध आहे. आम्ही धारावीच्या रिडेव्हलपमेंटच्या पक्षामध्ये उभे आहोत, पण कधीही लोकांना घर, प्रत्येक लोकांना तिकडे घर मिळाला पाहिजे, हा आमचा एक पहिली आणि आखरी शर्त आहे. पात्र किंवा अपात्र सर्व प्रकारचे जो रहिवासी आहेत धारावीमध्ये त्यांना धारावी नाही तर दुसऱ्या ठिकाणावर नवधारावी जो एक प्रोजेक्ट आहे त्याच्यामध्ये सर्वांना घर भेटेल. ते सांगतात की 350 स्क्वेअर फीटच्या ऐवजी 500 स्क्वेअर फीटचा घर मिळाला पाहिजे. त्यांनी जो डॉक्युमेंट तयार केलेला आहे त्याच्यामध्ये 350 स्क्वेअर फीटचा घर देण्याचा त्यांनी अट ठेवला होता. जेव्हा तुम्ही डॉक्युमेंट तयार करत होता तेव्हा तुमच्या मनात हा प्रश्न नव्हता का? असा ढेर सारे काही प्रश्न आहेत ज्याच्यावर उद्धव ठाकरेचा जो विरोध आहे फक्त असा वाटतो की फक्त विरोधासाठी विरोध करतात, चंदा उगवण्यासाठी विरोध करतात. लोकांचा पुनर्वसन झाला पाहिजे हा विषय त्यांच्या मनात नाही आहे. झाला? आपने कहा कि दिसंबर में एक आंदोलन हुआ, उसके बाद वो शांत हो गए, कसम खाकर ठाकरे बताया कि उन्हें चंदा नहीं मिला. क्या आप ये कह रहे हैं कि उनको भी टेम्पो भर के गया? अब टेम्पो भर के गया कि ऑटो रिक्शा में भर के गया मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं उद्धव ठाकरे जी, बाला साहब ठाकरे जी की कसम खा के कहें कि उन्होंने अदानी से कभी चंदा नहीं लिया. साथ में यह भी कसम खाएं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अदानी से चंदा नहीं लेंगे. मजेदार बात यह है कि उनके जो मेन सहयोगी श्री शरद पवार जी हैं, उनके भतीजे या पोते जो भी हैं, आमदार पवार साहब नौजवान, वो उनको गाड़ी देते हैं कि भाई अदानी जी को अपनी गाड़ी में घुमाओ, और उनका सहयोगी बनकर उसी गाड़ी का टायर पंक्चर के लिए उद्धव ठाकरे निकले हैं. ये महज एक पोस्चरिंग है, जेस्चरिंग है चंदा वसूलने के लिए. वरना लोकसभा चुनाव से पहले बोमा बोम, जोरदार हल्ला, उसके बाद एकदम चुप रह गए, कुछ नहीं. ठीक विधानसभा चुनाव जैसे ही आता है एक बार फिर से हल्ला. जाहिर सी बात है चंदा चाहिए और कुछ नहीं.
लिखित जानकारी अगर लिया गया तो ये कानून अपराध होगा, आपकी सरकार है। अब कोई दिखा के थोड़ी लेता है कोई दिखा के तो नहीं लेता ना। अब कैसे लिया, कहां लिया, अब ये उनको बताना पड़ेगा। सरकार आपकी है, आपको नहीं कहता जांच। सरकार थोड़ी एक एक पे नजर रखती है कि कौन कहां किससे पैसा ले रहा है, इतना आसान थोड़ी है साहब। नहीं, पॉलिटिकल पार्टियां अगर किसी औद्योगिक घराने से पैसा लेती हैं, चंदा लेती है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। सभी पार्टियां लेती हैं, सभी पार्टियां लेती रहेंगी। हाँ, उसके लिए एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाने का प्रयास एक अरसे से चल रहा है, जिसका एक हिस्सा इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी है। तो आज तक वो ट्रांसपेरेंट सिस्टम बन नहीं पाया, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टियां बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ या बिल्डरों से पैसे लेती हैं, चंदा लेती है चुनाव लड़ने के लिए। ये इतना बड़ा पाप नहीं है, लेकिन एक तरफ चंदा लेना और दूसरी तरफ विरोध करना और फिर विरोध करके फिर से चंदा लेना, ये जो ड्रामा और ढकोसला चल रहा है, इसका विरोध हमारा है। मराठीमध्ये सांगा की काय उद्धव ठाकरेंनी शपथ घ्यावी हे जे आपण म्हणताय, काय आपलं नेमकं आव्हान? मी बोललो की डिसेंबर 2023 मध्ये त्यांनी पहिल्यांदा धारावी प्रोजेक्टच्या विरोधात बोलले होते। तेव्हा लोकसभाची निवडणुकीची एक तयारी सुरू झाली होती। त्यानंतर 6 महिन्यात ते गप्प बसले। आमच्या मनात प्रश्न आहे, का गप्प बसला तुम्ही? निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान पण धारावी आणि अदानी ग्रुपचे काही कधी कुठेही चर्चा नाही झाली। आता पुन्हा जुलै 2024 मध्ये तुम्ही त्या विषयावर एक जोरदार बोंबाबोंब करता, म्हणजे निवडणुकीचं घेणं देणं आहे। लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान तुम्ही बोलता आणि चंदा घेता, आता विधानसभा निवडणुकी आलेल्या पुन्हा तुम्हाला चंदा पाहिजे आणि धारावीच्या जो लोकांचा डेव्हलपमेंट होत आहे त्याच्या विरोधात तुम्ही एक अदानीवर हल्ला करता। हल्ला करा। माझा असा प्रश्न आहे की तुम्ही बालासाहेबांचा शपथ घेऊन सांगा की तुम्ही कधीही अदानी ग्रुप कडून चंदे घेतला नाही, आणि पुढेही बालासाहेबांची शपथ घेऊन सांगा की तुम्ही अदानी ग्रुप कडून कधीही चंदा घेणार नाही। हा आमचा एक सरल प्रश्न है, थेट प्रश्न है तुमचा से। इसके अलावा एक बात, कल अमित शाह जी ने कहा कि अगली सरकार महायुति की होगी। इस पर आपका क्या कहना है? अगर सरकार की स्थिति बनाने की स्थिति होती है तो सीएम कौन होगी? ये बात सही है कि अगली सरकार महायुति की ही होगी और ज्यादा ताकत के साथ आएगी, ये बात सही है। अब उसके आगे का जो प्रश्न है, उस प्रश्न का जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो सारा जो फैसला है वो तीनों पार्टियों के प्रमुख और बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के जो प्रमुख लोग हैं, अपने प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, उनके बीजेपी के अध्यक्ष जी हैं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, मुख्य नेता हैं शिंदे जी, ये सब लोग मिलकर तय करेंगे। इसलिए फिलहाल इस विषय पे मैं कुछ नहीं बोल सकता। मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे जी हैं, उनके नेतृत्व में आने वाला चुनाव लड़ा जाएगा महायुति की तरफ से। इसके अलावा कहा कि औरंगजेब फैन क्लब है महाविकास आघाड़ी, लेकिन महाविकास आघाड़ी कहते हैं कि हम लोग इस देश के फैन क्लब है, ना कि औरंगजेब के। अब जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी ने हिंदुत्व को त्यागा और कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस से जुड़ करके कांग्रेस का जो पारंपरिक वोट है मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जिस प्रकार की भूमिका ली है, उस भूमिका को औरंगजेब फैन क्लब की भूमिका ही कही जा सकती है। और इसलिए अमित शाह जी ने सही बात कही है। उद्धव ठाकरे जी हिंदुत्व त्याग चुके हैं मुस्लिम वोटों के लिए, वो उनकी पार्टी का पूरी तरह से कांग्रेसीकरण हो चुका है। इसके अलावा आज शरद पवार जी मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं आरक्षण ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर। आज ओबीसी आरक्षण को लेकर एक रैली भी निकल रही, जन आक्रोश। सरकार की क्या भूमिका है, क्योंकि तनाव आप लोग पर आरोप ये लग रहा है कि ओबीसी वर्सेस मराठा कर रहे हैं सरकार? देखिए, हमारी सरकार की भूमिका स्पष्ट है कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना ही चाहिए। अब ये आरक्षण कैसे मिले, यह एक व्यक्ति या एक सरकार और एक पार्टी नहीं तय करेगी। महाराष्ट्र के सभी पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को बैठ करके जरांगे पाटिल जी जिस प्रकार की भूमिका ले रहे हैं, उनकी भूमिका को सामने रखते हुए एक ऐसी व्यवस्था तैयार करें जिसमें मराठा समाज को भी आरक्षण मिले और ओबीसी समाज के आरक्षण को भी धक्का न लगे। अब इस सब पूरी प्रक्रिया में, जैसा छगन भुजबल जी ने एक दिन कहा था, शरद पवार ऑलमोस्ट 50 साल से महाराष्ट्र की राजनीति कर रहे हैं और महाराष्ट्र के राजकारण को उनसे बेहतर कोई नहीं समझता है।
ऐसे में कहीं ना कहीं उनको दूर से तमाशा देखने के बजाय इस पूरे प्रकरण में उतरना चाहिए और ऑल पार्टी मीटिंग में बैठ करके शरद पवार जी हो या उबाठा हो या कांग्रेस हो अपनी भूमिका स्पष्ट करे कि मराठा समाज को आरक्षण कैसे मिलना चाहिए। उनका जो सुझाव होगा अगर वो जरांगे पाटिल जी को मान्य होगा तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार उसको स्वीकार करेगी। उद्धव ठाकरे साहब अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बचाना चाहते हैं तो आपको इतराज नहीं तो हम कहां बोल रहे हैं कि वहां के स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बर्बाद कर देना है। भाई जब धारावी का रीडेवलपमेंट होगा तो सिर्फ घर नहीं है ना, वहां पर बड़े पैमाने पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं और उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अलावे आधार पर जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान है उस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान में उन उद्योग धंधों को भी सुरक्षित रखा जाएगा। ऐसा इंतजाम टेंडर डॉक्यूमेंट में है। वो वहां के स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लोगों को बचा नहीं रहे हैं, उनको बरगला रहे हैं, उनको बहका रहे हैं, क्योंकि उनको अदानी ग्रुप से फिर चंदा चाहिए, चंदा मिल जाएगा फिर चुप हो जाएंगे। तो इसलिए हम कोई उन जो गरीब छोटे छोटे जो कपड़े के धंधे से जुड़े हैं, बर्तन के धंधे से जुड़े हैं, मिट्टी के धंधे से जुड़े हुए, लेदर के धंधे से जुड़े हुए हैं, उन सबका धंधा सुरक्षित रहना चाहिए। उन सबका धंधा चलाने के लिए जो परिसर है वो परिसर बना के देना चाहिए और इसकी व्यवस्था यहां पर है। उत्तर प्रदेश में एक फरमान निकाला गया नई ट्रेड को लेकर अपने नाम छुपाने के लिए कहा गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने वही उस पर स्टे लगा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया तो उसके आगे कौन जा सकता है? मुझे जो समझ में आया उत्तर प्रदेश सरकार का जो फरमान था, ये जो कांवड़ यात्रा होती है उसमें शिव भक्तों की एक बहुत ही कठिन तपस्या होती है और उस कठिन तपस्या में उनका उपवास होता है, शुद्धता होती है, सात्विक भोजन होता है। ऐसे में रास्ते में जो दुकानें होती है उन दुकानों के बारे में उनको पता चलना चाहिए कि कौन सी दुकान में सात्विक भोजन मिल सकता है, कौन सी दुकान में नहीं। तो कहीं रुक करके मान लीजिए चाय भी पीनी और चाय का जो ग्लास है वो अगर मान लीजिए किसी नॉनवेज रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ है तो उनकी सात्विकता नष्ट हो सकती है, उनकी शुद्धता नष्ट हो सकती है। तो उनके शुद्ध आचरण को प्रोटेक्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की थी। लेकिन कुछ लोगों को यह गलत लगा, कुछ लोगों को गलत लगा, वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है। तो मुझे लगता है उसके बाद सरकार इस स्टे को स्वीकार कर लेगी। शुक्रिया, धन्यवाद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।